राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस यूट्यूब चैनल पर हम महिला व बाल अपराध के अंतिम पार्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कई पार्ट उपलब्ध करवाए हैं। मैं आपको यहाँ पर आगाह करना चाहूँगा कि इस पार्ट को पढ़ने से पहले पीछे के पार्ट ज़रूर पढ़ें, नहीं तो ये एक व्यर्थ होता है। इस पार्ट में हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, हालांकि मेरे मन की स्थिति है ये, लेकिन आपको अवगत कराना आवश्यक है। मैं कुछ दिनों से ये महसूस कर रहा हूँ कि आप मेरे द्वारा दिए गए वीडियोज़ या लेक्चर को थोड़ा कम शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें बिल्कुल मैं आपको अपील करना चाहूँगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मेरी जो ताकत है, मेरी जो पावर है, मेरा जो स्वाभिमान है, वो आप ही हो और ये अपील मैं आपसे ही कर सकता हूँ। तो ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं, जो कि टेलीग्राम से संबंधित है और ऐप से संबंधित है, उन्हें आप अपलोड कर लें। तो महिला व बाल अपराध के इस लेक्चर को अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हेडिंग डाल दीजिए विविध। मिसलेनियस बोलते हैं इसको। इस विविध को शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने कुछ शब्द इस्तेमाल किए थे पिछले पार्ट में, स्पेशल, जुवेनाइल पुलिस यूनिट, ये शब्द इस्तेमाल किया था। इस यूनिट में जो ऑफिसर होते हैं उन्हें स्पेशल जुवेनाइल पुलिस अधिकारी कहते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको एक शब्द और दिया था, CWPO, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी। बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, ये कुछ शब्द मैंने आपको बताए थे। देखिए, इन दोनों के संबंध में, यूनिट और पुलिस अधिकारी के संबंध में कुछ निर्देश है, कुछ बातें हैं। भाई, ये जब बालक बालिकाओं के सामने आएंगे तो इनको किस तरीके से व्यवहार रखना है, इनके काम क्या है, इनकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। उस लिस्ट को मैं यहाँ बताने नहीं जा रहा हूं, लेकिन उस लिस्ट के कुछ काम जो है, जो उस महत्वपूर्ण जो काम है, वो मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं। आप उन्हें वहां पर जाकर एक बार रीड कर लें। एक बार ही आप रीड कर लोगे ना तो ये आपके समझ में आ जाएंगे। ज्यादा उसमें हो हुआ करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक बार आप रीड कर लें कि भाई ये क्या करेंगे, इनके काम क्या है, बच्चों के सामने कैसे पेश आएंगे, अपनी रिपोर्ट ये किसको देंगे, इस तरीके की कुछ बातें हैं। एक बार आप इसे सिर्फ रीड कर लो। अब चाहो तो राइट डाउन भी कर लेना, लेकिन राइट डाउन करने की इतनी कोई आवश्यकता नहीं समझता मैं इसको, लेकिन रीड जरूर कर लें, ताकि इससे संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसके साथ न्याय कर सको। क्लियर हुई बात सारी? तो टेलीग्राम पर इनसे संबंधित कुछ सामग्री है, वो मैं अपलोड कर रहा हूं, आप टेलीग्राम पर देख लेना। और टेलीग्राम जिन बच्चों ने अपलोड नहीं किया है, मैं लिंक बकायदा इस महिला बाल अपराध के पार्ट में ही दे रहा हूं, वहां से आप उस लिंक के माध्यम से टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हो। क्लियर? विविध में मैं सुप्रीम कोर्ट के जो नवीनतम आदेश है उन पर चर्चा करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम आदेश, इन पर चर्चा करने जा रहा हूं और दो प्रमुख हैं, उनकी बात करूंगा। देखिए, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इंडिपेंडेंट थॉट मामला। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इंडिपेंडेंट थॉट मामला, ये मामला है। और ये जो मामला है 11 अक्टूबर 2017 का है। तो आप समझ गए होंगे, करंट से रिलेटेड है ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात कही, तो एक लाइन लिखिए,
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार को परिभाषित किया, एक नए रूप में बलात्कार को परिभाषित किया, क्योंकि आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट नए नए नियमों के तहत, नई नई बातों के तहत संविधान को एक्सप्लेन करने का अधिकार रखता है। अब इन्होंने बलात्कार को परिभाषित किया तो कैसे कहा इन्होंने, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला, कोई व्यक्ति है वो किसी महिला, कौन सी महिला, ये ध्यान दीजिए, चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, चाहे स्वयं की पत्नी हो, ध्यान से समझना मेरी बात को, कोई व्यक्ति किसी महिला, महिला कौन सी, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, चाहे वो स्वयं की पत्नी क्यों ना हो, इसकी आयु यदि 18 वर्ष से कम है, मतलब महिला में एक दूसरा फैक्टर जुड़ गया कि जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, के साथ मर्जी से, मतलब महिला की मर्जी से या मर्जी के बिना शारीरिक संबंध स्थापित करता है तो वह बलात्कार माना जाएगा। ध्यान रखना ये बात, मतलब कोई व्यक्ति है, यदि किसी महिला के साथ उसकी मर्जी से या उसकी बिना मर्जी के शारीरिक संबंध स्थापित करता है, और यदि वो महिला चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो चाहे स्वयं की पत्नी हो, लेकिन उसकी एज जो है 18 वर्ष से कम है, तो वह रेप माना जाएगा, बलात्कार माना जाएगा। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार को परिभाषित किया। अब आपके जो यहां क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निम्न में से किस मामले के तहत बलात्कार को एक नए रूप में परिभाषित किया। तो आपसे ऑप्शन में दे देगा, एक ऑप्शन डाल देगा यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इंडिपेंडेंट थॉट मामला, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा और ये मेरिट निर्धारित करने वाला क्वेश्चन होता है। सामान्यतः बच्चों के दिमाग में ये बात नहीं आती है, कि विद अनुभव के साथ आपको कह रहा हूं। क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन करो, फिर मैं एक दूसरा आदेश है उसकी भी चर्चा करूंगा। एक याचिका पर और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। क्या आदेश था, पहले लिखिए। बचपन बचाओ आंदोलन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। अब देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिए जो गुमशुदगी का मामला होता है, जैसे बच्चे गुम हो जाते हैं, फिर हम उसकी प्राथमिकी दर्ज कराते हैं, तो वो एक गुम होने की ही प्राथमिकी होती है। लेकिन इस याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं उसे संभावित अपराध की दृष्टि में शामिल किया जाए।
कि अपराध हो सकता है, और उसी को ही ध्यान में रखते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाए। तो एक लाइन लिख दीजिए, गुमशुदगी की रिपोर्ट को संभावित अपराध मानते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाए। ये है। अब यहां जो आपके क्वेश्चन बनता है, और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, कि जो बच्चों के गुम होने की जो रिपोर्ट हम दर्ज कराते हैं वो कौन से अपराध की श्रेणी में आती है। बच्चों के गुम होने की जब हम रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो वो कौन से अपराध की श्रेणी में आती है। ध्यान रखना, उसको संभावित अपराध मानते हुए एफआईआर दर्ज की जाएगी कि अपराध हो सकता है ये आगे, उस दृष्टि से उसको शामिल किया जाए। और ये बात कब कही सुप्रीम कोर्ट ने? बचपन बचाओ आंदोलन की याचिका पर। अब मैं बात करने जा रहा हूं बचपन बचाओ आंदोलन क्या होता है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। भारत में एक आंदोलन जो बच्चों के हित व अधिकारों के लिए काम करता है। बच्चों के हित और अधिकारों के लिए काम करता है। आप कह सकते हो जैसे बाल मजदूरी के खिलाफ, बाल मजदूरी के खिलाफ। और ये जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 1980 में इसका प्रारंभ हुआ था, और ये प्रारंभ किया गया था कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। कैलाश सत्यार्थी के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। थोड़ी सी बात मैं कैलाश सत्यार्थी के बारे में करना चाहूंगा। ये जो कैलाश सत्यार्थी है ये विदिशा से संबंधित है। विदिशा एक स्थान का नाम है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, उससे संबंधित है। तो ये कौन है? तो आप ये कह सकते हो कि बाल अधिकारों के लिए काम करने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता है, सोशल एक्टिविस्ट है ये। अब देखिए इनकी मेन उपलब्धि क्या है जो आपके क्वेश्चन के रूप में आ सकती है। इन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो भारतीय हैं जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, और इन्हें जो ये नोबेल पुरस्कार मिला था मलाला यूसुफजई, ये पाकिस्तान की है, के साथ मिला था ये। यहां पर मैं थोड़ी सी बात मलाला यूसुफजई की बात करना चाहूंगा। ये भी बालकों से संबंधित है, पाकिस्तान से संबंधित है, और ये बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम करती है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने का काम करती है। तो एक तरीके से आपके ये इसी टॉपिक से रिलेटेड हो गया। मलाला यूसुफजई, इनको भी 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के साथ साथ मलाला यूसुफजई की एक और उपलब्धि जुड़ती है, और मैं उसे एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानता हूं। ये जो मलाला यूसुफजई है, इन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, ये बात हम कर चुके हैं। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि इन्हें यह गौरव सबसे कम उम्र में प्राप्त हुआ है, और इसी के साथ ये बन जाती है, लिखिए एक लाइन, इन्हें
सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त होने का गौरव हासिल हुआ है। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया। अपने आप में एक रिकॉर्ड है, ये कीर्तिमान है ये। तो ये बचपन बचाओ आंदोलन को हमने इस तरीके से विस्तार दिया है। एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में अब मैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर चर्चा करने जा रहा हूं। हेडिंग डाल दीजिए, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। ये मनाया जाता है 12 जून को। मनाया जाता है। अब देखिए, ये जो दिवस है, पहले तो हम ये बात करेंगे कि 12 जून 2020 की थीम या विषय कौन सा था। कोविड-19 महामारी का वैश्विक बाल श्रम पर प्रभाव। वैश्विक बाल श्रम पर प्रभाव। अब देखिए, यह दिवस क्यों मनाया जाता है, उद्देश्य क्या है इस दिवस को मनाने का। तो नाम से ही पता लग रहा है, वैश्विक स्तर पर बाल श्रम के बारे में जागरूकता पैदा करना और ये जो समस्या है इसके प्रति निवारण से संबंधित जो भी हमारे सामने विकल्प आते हैं उनको लोगों को बताना या विश्व समुदाय को बताना। तो एक लाइन लिख दीजिए, बाल श्रम की वैश्विक स्थिति पर ध्यान आकर्षित करते हुए इस समस्या के निवारण का प्रयास करना। ये इसकी एक महत्वपूर्ण बात है। क्लियर, उद्देश्य है इसका। अब बात आती है, ये प्रारंभ कब हुआ था। सबसे पहले बनाया गया था ये 12 जून 2002 पहली बार बनाया गया था और ये मनाया गया ILO के द्वारा। थोड़ी सी बात मैं ILO पर करना चाहूंगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आप कह सकते हो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। थोड़ा सा विस्तार देना चाहूंगा मैं ILO को। इसकी जो स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1919 को। ये जो ILO है ये वास्तव में है क्या? देखिए, नाम से देखोगे तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब श्रम से संबंधित है। तो
एक तो ये यूएनओ की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, यूएनओ की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जैसे डब्ल्यूएचओ वो भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती है। मैंने पहले ही बताया था स्पेशलाइज्ड का मतलब क्या होता है, केवल इसी काम पर फोकस करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मजदूर होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उनके हितों को ध्यान में रखकर ये रूल एंड रेगुलेशन बनाती है, नियम बनाती है। एक लाइन लिख दीजिए, यह है यूएनओ की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों व श्रमिकों के हितों के लिए नियम बनाती है। क्लियर? और इसका जो हेड ऑफिस है ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। और इसके जो वर्तमान हेड है, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख दीजिए ग्यू राइडर। ग्यू राइडर है। एक बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा आईएलओ के बारे में, जो काफी महत्वपूर्ण है। आईएलओ संस्था को 1969 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। मैंने पहले भी कई बार आपको इस बारे में बताया है कि जिसको भी नोबेल प्राइज मिल जाए वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक लाइन लिख दीजिए, इस संस्था को मतलब आईएलओ को 1969 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए, फिर इसके आगे की बात मैं चर्चा में लाता हूं। एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको यहां पर, आप चाहो तो एक स्टार डाल के नोट कर लीजिए। देखिए, एक समिति गठित की गई थी, गुरुपद स्वामी समिति। गुरुपद स्वामी समिति की सिफारिशों के आधार पर ही बाल श्रम से संबंधित कानून बना था 1986 में। एक लाइन लिख दीजिए, गुरुपद स्वामी समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में बाल श्रम अधिनियम 1986 बना था। क्लियर? इस दिवस के बाद में अब मैं रेगिंग पर चर्चा करने जा रहा हूं। रेगिंग आपके लिए वेल नोन शब्द है। रेगिंग क्या होती है? रेगिंग आप भली भांति जानते हो। जो सीनियर स्टूडेंट होते हैं वो जूनियर स्टूडेंट के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, अपमानजनक व्यवहार करते हैं, इसे हम रेगिंग कहते हैं। एक लाइन लिख दीजिए,
सीनियर स्टूडेंट के द्वारा जूनियर स्टूडेंट के साथ अभद्र या अपमानजनक व्यवहार करना, अभद्र या अपमानजनक व्यवहार करना, ये आपके लिए वेल नोन है और ये कोई क्वेश्चन भी नहीं है, आप समझते हो। लेकिन रैगिंग और भारत में प्रयास, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। रैगिंग के लिए भारत में प्रयास कैसे रोकें? पहला लिखिए, तमिलनाडु ने 1997 में रैगिंग विरोधी कानून विधानसभा से पारित किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है वह पहला राज्य कौन सा है जिसने रैगिंग के विरोध में पहली बार कानून बनाया था? तो तमिलनाडु ने कराया था 1997 में, पहला क्वेश्चन। दूसरा, रैगिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित समिति, ए राघवन समिति, ये सीबीआई के पूर्व निदेशक थे ए राघवन, अध्यक्ष ए राघवन हो गए, 2001 में गठित की थी। फिर रैगिंग से कैसे निजात पाई जाए, इस संबंध में इनसे सिफारिशें मांगी गई थी और इन सिफारिशों के आधार पर ही बाद में मानव संसाधन मंत्रालय ने जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनको कड़े निर्देश जारी किए थे रैगिंग के विरोध में। तो तीसरा लिखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इनको आप बोलते हैं एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ने शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग के विरोध में कड़े निर्देश जारी किए। ये बात हुई। अब यहां पर कुछ बातें मैं आपको कहना चाहूंगा। ये जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, करंट में चर्चा में है। मैंने आपको बताया था पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो एक लाइन तो ये लिखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, हालांकि बता चुका हूं, लेकिन रिपीटिशन आपकी करवाना मैं जरूरी समझता हूं कि कस्तूरीरंगन समिति, इसकी सिफारिशों के आधार पर यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है। ध्यान रखना, याद कीजिए, करवा चुका हूं कि कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों के आधार
क्लियर। तो ये कुछ रैगिंग से संबंधित हमने बातें की जो काफी चर्चा में रहते हैं। ये तो एक तरीके से ये बाल अपराध की श्रेणी में ही आते हैं। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने महिला व बाल अपराध नामक टॉपिक को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया है। कोई भी नई अपडेट होगी वो आपको समय समय पर उपलब्ध करवा दी जाएगी, यानी कि अपडेट करवा दिया जाएगा। और आपको भी कोई अन्य सामग्री मिलती है तो एक बार आप मेरी नज़रों में उसे डालकर उसे भी शामिल कर सकते हो। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।